ठीक है। यानी कि अभी तक हमने जो सीखा है हिंदी पेडागोजी के तहत पहला सीखा हमने लैंग्वेज होती क्या है, उसको हम साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि भाषा के कई रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप, सांकेतिक रूप। फिर हमने डिस्कस किया था इससे पहले की क्लास में कि भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन क्या होता है और भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था मातृभाषा क्या होती है और सेकंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा क्या होती है। सेकंड लैंग्वेज का संबंध भाषा अधिगम से है और मातृभाषा का संबंध मातृभाषा का संबंध भाषा अर्जन से है। फिर हमने डिस्कस किया था औपचारिकता क्या होती है और अनौपचारिक क्या होता है। भाषा अर्जन का संबंध एक तरह से अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम का संबंध एक तरह से औपचारिक प्रक्रिया है। फिर हमने आपसे आगे डिस्कस किया था कि भाषा के तहत ही दो प्रमुख वैज्ञानिक हुए। उससे पहले हमने एनसीएफ की बात की थी। एनसीएफ ये कहता है कि भाषा जो होती है, जो मातृभाषा होती है, उसी में बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा देनी चाहिए। इससे बच्चा जो होता है आगे की भाषा कोई भी सीखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिर हमने ये बताया था कि भाषा के कई रूप होते हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण रूप बताया था, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव में हमने बताया था उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं या मूर्त से अमूर्त की तरफ। और डिडक्टिव में हमने बताया था इसको निगमन बोलते हैं, उसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं और सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। फिर आगे हमने आपसे डिस्कस किया था जीन पियाजे के बारे में, जिसके बारे में हमने समझाया था कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है और बच्चा आत्म केंद्रित वाक्य बोलता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईगोसेंट्रिक सेंटेंस। और पियाजे के बाद हमने लेव वैगोत्स्की के बारे में बताया। लेव वैगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो भाषा परिवेश से सीखता है, अंतःक्रिया से सीखता है, और जो प्राइवेट स्पीच जो होता है, जो निज भाषा होता है, जो निजी भाषा होता है, उससे उसका दिमाग विकसित होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। फिर हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि भाषा के 3 सिद्धांत बताए थे, महत्वपूर्ण पक्ष बताए थे, सिद्धांत नहीं महत्वपूर्ण पक्ष बताए थे। सोशल स्पीच 2 वर्ष की उम्र में होता है, प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है और साइलेंट इनर स्पीच यानी कि आंतरिक मौन वाक 6 वर्ष के बाद होता है ना। तो ये आज तक हमने अभी तक पढ़ा, जो हमने अभी तुरंत पॉइंट वाइज रिवाइज किया। ओके, ऐसे ही आपको रिवाइज करना, जब भी कोई चैप्टर शुरू करेंगे पहले याद करना क्या क्या पढ़े थे, ठीक है, मन ही मन बोलना ये था ये था ये था ये था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नोम चॉम्स्की क्या है? नोम चॉम्स्की ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। कि नोम चॉम्स्की बच्चों के भाषा के विकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिसे हम देखते हैं। नोम चॉम्स्की साहब इस दोनों से अलग बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। लेव वैगोत्स्की और जो जीन पियाजे हैं उससे थोड़ी सी अलग बात करते हैं। इनका कहना ये है, सभी लोग सुन रहे हैं ना? नोम चॉम्स्की साहब का कहना यह है कि प्रत्येक बालक जो होता है, जो भाषा सीखने की कोशिश करता है, वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि प्रत्येक बालक जो जन्म लेता है वह अपने साथ एक जन्मजात क्षमता लेकर आता है, एक इनेट एबिलिटी लेकर आता है लैंग्वेज को एक्वायर करने का। बहुत बड़ी बात कहते हैं, इस दोनों को फेल कर दिए हैं। समझ में आ रहा है ना? इस दोनों से अलग बात करते हैं। आर यू लिसनिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? यस। आप लोग तीनों कोई हैं जो सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, म्यूट कीजिए, ठीक है, यस, ओके, म्यूट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों से। मेरा अगर जब मैं स्टार्ट पढ़ रहा था तो मुझे नोम चॉम्स्की से बहुत प्यार हो गया, क्योंकि हमें ये काफ़ी ज़्यादा इनके बात को मेरे ऊपर काफ़ी अप्लाई हुआ और हमने काफ़ी इसको एंजॉय के साथ पढ़ा था। ये कहते हैं कि भाई तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये जीन पियाजे और ये लेव वैगोत्स्की चक्कर में मत पड़ो। तुम ये विश्वास करो कि तुम जन्म लिए हो ना, तुम्हारे अंदर एक जन्मजात क्षमता ईश्वर ने दी है, एक ऐसी शक्ति दी है कि तुम भाषा सीख जाओगे। इसके लिए प्रयास मत करो, परिवेश की बात मत करो, विचार की बात मत करो। ये सब दोनों को साइड कर देते हैं नोम चॉम्स्की साहब। और ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर और बच्चा के अंदर क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस होता है उसके अपने अंदर, जिसको बोलते हैं भाषा अर्जन यंत्र, वो उसके अंदर होता है। और उसी वजह से क्या होता है, बच्चा भाषा क्या करता है, वो सीखता है। कैसे? अपने आप, जन्मजात क्षमता होता है, इनेट एबिलिटी होती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है।
ये वर्ड ध्यान रखना है कि विश्व की जितनी भाषाएं हैं उसका कोई अलग अलग ग्रामर नहीं है। इंग्लिश के लिए टेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो सब तो नियम है, लेकिन उसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस हमारी सहायता करता है। अब ध्यान रखना है, और एक पॉइंट और बताते हैं तब हम फिर से डिस्कस करेंगे। और ये भी बोलते हैं कि भाषा अर्जन यंत्र, ये वर्ड याद रखना, कौन सा वर्ड, भाषा अर्जन यंत्र। अरे भाषा अर्जन अभी पढ़े थे ना हम लोग, उसी से मिलता जुलता बात है। यानी कि जो भाषा अर्जन में हमने पढ़ाया था बिना किसी स्वाभाविक प्रयास किए, यानी कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिना किसी प्रयास से सीखते हैं तो भाषा अर्जन याद रहेगा। उसी में इन्होंने यंत्र जोड़ दिया। इनका कहना है कि भाषा अर्जन यंत्र हर बच्चे के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। यह 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है और यह संवेदनशील काल होता है, और इस उम्र में भाषा सीखने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। 5 साल तक। 5 साल तक। इसका मतलब है नोम चॉम्स्की साहब मोटा मोटी 2-3 बात करते हैं। पहली बात ये कहते हैं ये हमारी जन्मजात क्षमता होती है जो ईश्वर हमें खुद देकर भेजते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनेट एबिलिटी। कौन सा बोलते हैं, इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। और इसका मतलब है कि जब इनेट एबिलिटी है तो हमारे अंदर कुछ तो होगा, हमारे अंदर, तब वो बोलते हैं आपके अंदर भाषा अर्जन यंत्र है। क्या है, भाषा अर्जन यंत्र है। और अब जितनी भी भाषाएं दुनिया में है उसका एक मूल व्याकरण होता है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर होता है, और जिसे समझने में हमारा जो यंत्र होता है जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं वो हमारी सहायता करता है ना। इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर वही काम करेगा, यानी कि हम तुरंत सीख जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे। यानी कि अपने आप करते थोड़ा एफर्ट देंगे और उसके लिए हमारा अपने आप अंदर का चीज़ काम करने लगेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना, ये करना वो करना नहीं है ना, ये कहना। और इनका, लेकिन ये काम कब तक करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमारा उम्र कितना है, अभी 26-25 जो भी होगा। तो 25 साल के उम्र से इस चीज़ को नहीं देखना है, बच्चे की नज़र से देखना है। 5 साल की उम्र। इसका मतलब है ये जो बात कर रहे हैं, अगर 5 साल तक हम बच्चे को संभाल लिए, इसका मतलब ये चीज़ काम करेगा। ये कहना है कि 5 साल की उम्र में ये सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। बाद में भी होता है, क्योंकि बाद में फिर आप प्रयास करते हैं तो सीख जाते हैं। फिर प्रयास में बहुत सारा चीज़ ग्रामर आ जाता है। ठीक है, बस यही 3 चीज़ याद रखना है कि नोम चॉम्स्की साहब यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। और यूनिवर्सल ग्रामर का अर्थ है कि विश्व सभी भाषाएं जो होती है वो एक तरह से एक मूल व्याकरण से जुड़ी होती है, और जिसको सीखने के लिए हमें भाषा अर्जन यंत्र हमें सहायता प्रदान करता है। 5 साल की उम्र तक काम करता है। हमारे अंदर एलईडी होता है, शॉर्ट फॉर्म में एलईडी याद रखना, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, और ये हमारी जन्मजात क्षमता होती है। बात खत्म है ना। यानी कि नेम चॉम्स्की, जीन पियाजे और लेव वेगोत्स्की। लेव वेगोत्स्की बात करते हैं परिवेश की बात करते हैं, जीन पियाजे बात करते हैं विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगा, वो आत्मकेंद्रित वाक्य की बात करते हैं। और ये जो लेव वेगोत्स्की प्राइवेट स्पीच की बात करते थे, बट ये दिमाग विकास करने के बारे में बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास होगा। लेकिन नोम चॉम्स्की उस दोनों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। ये कहते हैं कि भाई तुम बकवास बंद करो, तुम एलईडी की बात करो, एलईडी की बात करो, एलईडी लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस की बात करो, जो तुम्हारे अंदर है। तुम उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारे अंदर है, तुम अपने आप ये क्षमता लेकर पैदा हुए हो। इसके लिए तुमको ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, लेकिन तुमको 5 साल तक ध्यान रखना है, और 5 साल तक ध्यान रखोगे तुम भाषा सीख जाओगे। दैट्स इट। अब समझ में आया, तीनों को एक साथ बोल दिए। यस या नो बीच में बोल देना म्यूट करके। डाउट होगा तो फिर बोलना है डाउट भी है। इतना मेहनत हम, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, म्यूट कीजिए। ठीक है, इतना मेहनत हम आज तक किसी के लिए नहीं किया। अगर आप लोग फेल हुए तो आप सबसे मतलब वो फ़ी नहीं लिए हैं, फेल करने का फ़ी लेंगे, 5000 लेंगे। अगर एक आदमी फेल किए तो हमको 25,000 रुपया चाहिए, अगर फेल हो गए तो। हम पहले बोल दिए नहीं फेल होगा, फेल पास हो जाएंगे, 10,000 देना है खुशी में। फेल करेंगे तो 5,000 लेंगे। हम लोग को पार्टी चाहिए पास होंगे तो। पार्टी नहीं चाहिए पूरा, ठीक है, बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे सवाल ये पूछेगा म्यूट, भाषा अर्जन क्षमता है वो किसके साथ संबंधित है? ये चॉम्स्की के साथ संबंधित है ना। पियाजे स्किनर देके फंसाएगा, है ना, कि भाषा अर्जन क्षमता जो है वह चॉम्स्की से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि भाषा अर्जन यंत्र की भी बात होगी तो समझ जाना ये चॉम्स्की साहब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब भाषा कौशल के बारे में बात कर रहा है कि भाषा कौशल क्या होता है।
सुनना बोलना पढ़ना लिखना ही ना होता है ना। तो उसमें क्या है, इसमें ये है कि सुनना और जो पढ़ना होता है ना, एक तरह से गृहात्मक कौशल है। हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं थोड़ा, ये क्वेश्चन आया ठीक है। पढ़ना है फिर गृहात्मक इसमें हिंदी इंग्लिश थोड़ा देख लेंगे क्या बोलता है। सुनना और पढ़ना, ठीक है। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक, यानी कि ये एक्सप्रेसिव है ना, इसको एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि ये ध्यान रखना है कि बोलना और लिखना एक्सप्रेसिव एक तरह से स्किल है, और जो सुनना है और जो पढ़ना है गृहात्मक कौशल है। गृहात्मक इसको थोड़ा इंग्लिश देखेंगे, हिंदी में कन्फ्यूज कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। भाषा कौशल होता है उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, ठीक है। अच्छा, भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन छोड़ दो अभी। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होता है, ध्यान रखना है। भाषा कोई कैसे सीख सकता है, पहले सुनना पड़ता है, यानी कि सुनेंगे तब जाके आप बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है, कहावत कही जाती है, अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा मतलब लिसनर होता है ना, अच्छा सुनने वाला होता है। यानी कि सुनेगा तब नहीं बोलेगा। और ये हमारे प्राइवेट लाइफ में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है। हम बिन मतलब सुने बोलने लगते हैं, हम वही बोलेंगे जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना। यानी कि पहले सुनना है, तब क्या करना है, तब बोलना है, और उसके बाद क्या करना है, तब आता है रीडिंग हैबिट आता है, और उसके बाद तब जाके आता है लास्ट में राइटिंग हैबिट। उनका लगता है म्यूट हो गया है भैया का। म्यूट कीजिए ना, म्यूट कर दीजिए ना। ठीक कर देंगे, मिस्टेक्स हो गया हुआ लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भाषा के मुख्य जो चारों कौशल होते हैं, सुनना, म्यूट कीजिए ना, सुनिए का अनम्यूट हो गया, म्यूट कीजिए ना। ठीक है। चलिए, भाषा कौशल का, भाषा कौशल का अनम्यूट कीजिए ना, बार बार हो रहा है, म्यूट कीजिए ना। उनका बार बार हो रहा है। वो मतलब वो पॉकेट में दबा जाता होगा, रखने के बाद होता है। उसका स्किन वाला जो पार्ट है ना ऊपर रखिए, नीचे रखते हैं हमसे कई बार कॉल कट हो जाता है, म्यूट हो जाता है। अच्छा, ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब क्या है, भाषा के मुख्य चार कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। यानी कि पहले सुनने की प्रक्रिया आएगी, तब स्पीक करने की प्रक्रिया आएगी, तब बच्चा रीडिंग करेगा, तभी लिख पाएगा। यानी कि लास्ट में राइटिंग आता है। हम लोग मार मार के बचपन से लिखो लिखो लिखो, काहे लिखेगा भाई, तुमको खुद नहीं पता है कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, उसको लिखने पे खूब जोर दे रहे हो। समझ में आया। इसका मतलब है कि बच्चा पहले सुनेगा, उसके बाद स्पीक करेगा, उसको बोलना सिखाइए, उसके बाद फिर उसको मतलब पढ़ना सिखाइए, पढ़ो 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 तुम, उसके बाद लास्ट में लिखो, तब तेज़ी में लिख देगा, ठीक है। अब भाषा के मुख्य चार कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब है सुनना और पढ़ना होता है गृहात्मक कौशल है, बोलना और लिखना है अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो बोलिए दिक्कत हो रहा है, तो बंद कर देने कॉल, बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, काटना मत। म्यूट कीजिए ना। हेलो, म्यूट कीजिए ना, आवाज आ रहा है। क्या हुआ, ऐसे नहीं होता है, नहीं है मतलब नहीं, अगर कहीं कहीं बिजी है ना तो फिर वो हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। बोलो, काटना मत। हो गया छोड़ो, ठीक है। वो कर दिए, वो हो जाता होगा बार बार जेब में रखने से ना, वो स्किन ऊपर रहेगा तो हो जाता है कई बार नीचे रहने से, ठीक है। आगे देखते हैं, बोलना और लिखना क्या अभिव्यक्तात्मक कौशल जो आगे बताए थे, ठीक है। इसे क्वेश्चन आया है इसलिए बोल रहे हैं, सुनिए समझाइए अच्छे से, ध्यान इधर रखो, सब समझ में आएगा। देखो, पहले होता है सुनना, लिसना, ध्यान रखना है। तुम बहुत बोलती है, अपने से याद रखो, ठीक है। तुम सुनती कम है, बोलती ज़्यादा है, इसलिए हम फिर तुमसे ज़्यादा बोलने लगते हैं, क्योंकि हमको फिर लगता है कि बिना सुने बोल रही है, तो हम फिर मतलब ज़्यादा बोलते हैं, है ना। इसका मतलब ज़्यादा क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम सुन नहीं रही है। पहले क्या होगा, सुनना, उसके बाद क्या होगा, बोलना, उसके बाद क्या होगा, रीडिंग करना, यानी कि उसके बाद पढ़ोगी, लास्ट में राइटिंग करोगी, तब राइटिंग की बात आएगी तो सबसे लास्ट में होगी, है ना। राइटिंग के बाद क्या होगी, सबसे लास्ट में होगी। क्या कर रहे हो तुम, हटना। दो एक आदमी तो है। अच्छा, दो आदमी तो है, इसमें किसका आवाज़ आ रहा है, सुनो, आपका आ रहा है क्या,
आप म्यूट कीजिए तुम, वो काट दिए हैं। हाँ म्यूट म्यूट। हाँ ठीक है। इसको हमको बोल रहे हो क्या? हाँ 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 वो तो काट दिए। म्यूट करो म्यूट। इसी इसी का आता था उसमें से, एक काट दे बेचारा, लगता है परेशान हो रहा है। ना हम लोग बोल रही है क्या? नहीं, तुम ही को बोल रहे हैं, तुम म्यूट करो ना। हाँ अब ठीक है। आपको बोलना क्या हो, जब सवाल पूछना होगा तब, और जब हम बोलेंगे बोलिए तब बोल के फिर अनम्यूट कर देना सभी को। ये सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ठीक। चलिए, अगर शांत जगह नहीं बैठे तो। सुनना। अच्छा, हमने बता दिया कि देखो पहले सुनना, तब बोलना, पढ़ना, बीच में अगर लास्ट में अगर भूल भी पा रहे, भूल भी गए ना ऑप्शन सीक्वेंस में, लास्ट में लिखना होता है। शुरू में होता है सुनना, उसके बाद बोलना, 2 क्रम तैयार रहेगा, सुनना बोलना, पढ़ना बीच में आ जाएगा 3 नंबर पे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लिखना। बस इतना ध्यान रखना, 4 ही क्रम लिखना ध्यान रखना है। ये पूछता है, देखो सुनना है, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, है ना। पहला, बच्चों को शब्दों का उच्चारण करवाना, है ना। उसके बाद कहानी और कविता सुनाना, ये क्रम होता है सुनना। बोलना क्या है, कविता का पाठ पठन करना, है ना। संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बताओ तुम आज क्लास में क्या पढ़ी हो, है ना। डायरेक्ट ये नहीं कि तुम लिख के दिखाओ तुम क्या पढ़ी हो, नहीं। पहले आएगा बच्चा घर, सुनेंगे, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, है ना। उससे सुनेंगे, फिर हम भी उसको सुनाएंगे कुछ भी, उसके बाद बोलेंगे, तुम संवाद करो, फिर पढ़ने के लिए बोलेंगे, कौशल का किताब पढ़ना, ठीक है, पढ़ के दिखाओ, और फिर जो होगा लास्ट में उसको कहेंगे तुम लिख के दिखाओ, है ना। उसमें क्या होगा, तब बच्चा क्या होगा, उसका स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाएगा लास्ट में। यानी कि बच्चा उस सब शब्द से गुजरा। ऐसा क्यों किया जाता है, उसका कारण यह है कि लिखने की प्रक्रिया जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है। कब होती है, सबसे लास्ट में। कट गया था, कट गया था, कट गया था। हाँ कट गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कीजिए। ठीक है। अच्छा, हम बता रहे थे कि लिखने की प्रक्रिया सबसे लास्ट में होती है, तो इसका मतलब यह है कि स्पेलिंग मिस्टेक जो बच्चों का होता है, ध्यान से सुनो, पहले उधर मत करो। स्पेलिंग मिस्टेक जो बच्चों का होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया छोड़न कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, सुनना, बोलना, पढ़ना और तब लिखना। डायरेक्ट हम लिखाते हैं, इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करेगा, क्योंकि वो नहीं सुना है उस वर्ड को, ना ही वो पढ़ा है किताब में, और ना ही उसको अच्छे से बोला है ना। इसका मतलब है कि इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों को, अगर आपको ही बोल रहे हैं, मतलब मुन्नी जी, अगर मिस्टी को अगर पढ़ाना है, कुछ चीज़ गलती कर रही है तो उसको इस प्रोसेस से गुजारिए। पहले ठीक है, तुम सुनो मेरी बात, जो हम बोल रहे तुम गलती क्या क्या कर रही है, उसका फिर बोलना है, फिर तुम संवाद करेंगे, मौखिक प्रश्न पूछेंगे, तुमसे बताओ, मुंह से बोलो कैसे होता है एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद लिखना, उसके बाद लास्ट में लिखना, ठीक है, पढ़ने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूट, लेखन के प्रकार, ठीक है। म्यूट, पहला है सुलेख, म्यूट कीजिए। हाँ, सुलेख है, सुलेख मतलब सुंदर लेखन होता है। श्रुत लेख मतलब वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करना। श्रुत लेख का मतलब वर्तनी की अशुद्धि को दूर करना, ठीक है। अनुलेख का मतलब अक्षरों का अनुरेखन, यानी कि टेस्ट करना, यानी कि अक्षरों का अनुलेखन, अनुरेखन। ये क्या होता है इसका, एक मिनट, अनुरेखन का इंग्लिश क्या होता है, टेस्ट होता है क्या, एक मिनट देखते हैं। आप लोग ऐसे रहेगा, अनम्यूट मत कीजिएगा। अनुरेख, ये क्या होता है, अनुरेख का इंग्लिश, अनुरेख का इंग्लिश, अनुरेखन है, सॉरी। रुको छोड़ दो, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। अनुरेखन था, अनुरेखन आ भी गया, ठीक है। अनुरेखन का इंग्लिश होता है ट्रेसिंग, अच्छा, या आउटलाइन, ट्रेस हो सकता है, अच्छा, यानी कि वो कोई रेखा निशान बना के उसको क्या करेंगे, अच्छा, अक्षरों का अनुरेखन करना, यानी कि किसी को अंडरलाइन कर देते ऐसे करके, ट्रेस करना, ट्रेसिंग करना, ठीक है। तो ट्रेसिंग, आउटलाइन करना, ना आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दीजिए ऐसे करके, ट्रेस कर देते हैं, ठीक है। अनुरेखन मतलब ट्रेसिंग। यस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाषाई विकार। क्या है, भाषाई विकार। तो भाषाई विकार में हम ये देखेंगे, बच्चा जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज डिसेबिलिटी बच्चे में कैसे आती है। इसको पहला जो डिसेबिलिटी होती है, ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है।
ये पहला होता है अफेसिया, APHASIA, अफेसिया। इसका कट जा रहा है। अच्छा, इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज़ कट रहा है, आ रहा है, ठीक है, तुम यहीं रहेंगे, यहाँ से यहाँ आवाज़ नहीं कटता है। पहला है लैंग्वेज डिसेबिलिटी में अफेसिया, यानी कि APHASI। अफेसिया का मतलब होता है, अफेसिया और इस बच्चे में डिसेबिलिटी होगी, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषाई विकार, तो बच्चा सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है। यानी कि बच्चा मतलब सुनेगा, समझेगा, लेकिन बात करते समय क्या होगा, उसके उपयोग में समस्याएं आती है, यानी कि वो सही से उस भाषा को बोल नहीं पाता है, उपयोग नहीं कर पाता है अफेसिया में, है ना। यानी कि अफेसिया में आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हम और आसान भाषा में याद रखने के लिए समझाते हैं। फेसिया का मतलब क्या होता है, फेस। फेसिया का मतलब क्या होता है, फेस। तो इसमें देखना कि जब बच्चा नहीं बोल पाता है तो उसके फेस पे एक अलग तरह का भाव आ जाता है, वो घबराने लगता है, थोड़ा बेचैन सा होने लगता है कि हम तो बोलना चाह रहे नहीं बोल पा रहे हैं, यानी उपयोग नहीं कर पाता है, उसके फेस पे घबराहट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फेस पे घबराहट। इसका मतलब है वो भाषा का उपयोग नहीं कर पा रहा है ना, भाषा का समझ रहा है, लेकिन भाषा का उच्चारण नहीं उपयोग कर रहे हैं। उच्चारण उपयोग अलग बात है। उपयोग मतलब उसका मतलब लिख नहीं पा रहा है, उसको सही से बोल नहीं पा रहा, उपयोग नहीं कर पा रहा है। वो सुन रहा है, समझ रहा है, उपयोग नहीं ला पा रहा है, नहीं लिख बोल पा रहा है कि हमको घर जाना है, ये कुछ भी उपयोग नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाना, ठीक है, यूज नहीं कर पाता है ना। जान रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे वो टेंस पढ़ लिया, टेंस में कैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पढ़ लिया, उसको पूरा ग्रामर पता हो गया, समझ भी गया, उसका बना नहीं पा रहा सेंटेंस। समझ गए, समझ में आया, या बोल नहीं पा रहा है। यानी कि अगर बोलेंगे राम जाता है तो वो जान रहा है कि राम गोज होगा, V2 होगा, गोज नहीं बोल, गोज तो बोलने के बाद की बात है, वो जान रहा है कि राम के साथ में अच्छा V1 लगेगा। अच्छा, जब हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं V2 लगता है, लेकिन उसको कैसे बोले हम, राम आया, यानी कि मतलब उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया होता है, ये पठन और क्षमता होती है, पढ़ने और लिखने में समस्या आती है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। डिसलेक्सिया क्या होती है, पठन और क्षमता होती है, पढ़ने और लिखने में समस्या है, पढ़ने और लिखने में, बोलने में नहीं, बोलने में, उपयोग करने में क्या होगा, अफेसिया। अच्छा, पठन वैकल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डिसलेक्सिया ही बोलते हैं उसको। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पठन वैकल्य, इंग्लिश में डिसलेक्सिया, इंग्लिश याद रखना इसमें, ठीक है। धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा क्षमता, उसको क्या है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। अच्छा, अब होता है शिक्षण जो होता है। अच्छा, डिसलेक्सिया का हिंदी पठन वैकल्य है, बोलिए किसमें, डिसग्राफिया में लिखने की समस्या होती है ना, और डिसलेक्सिया में पढ़ने और लिखने, है ना, इसमें पठन और क्षमता होगी, यानी कि पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या आएगी, लेकिन डिसग्राफिया में होगा सिर्फ लिखने की समस्या आएगी, है ना। तो डिसलेक्सिया में पठन और क्षमता, यानी पढ़ने के बारे में, ब्रैकेट में लिखा है पढ़ने और लिखने में समस्या, लेकिन ध्यान रखना पढ़ने की समस्या सिर्फ ध्यान रखना है ना, ब्रैकेट में इसमें लिखा हुआ पढ़ने और लिखने में। डिसग्राफिया में क्या बोला सोनू, लिखने में होता समस्या, डिसग्राफिया में लेखन मतलब समस्या आती है, लिख नहीं पाता है, और इसमें जो खास करके जो डिसलेक्सिया है, इसमें पढ़ नहीं पाता है ठीक से। डिसग्राफिया, एक मिनट, डिसग्राफिया वर्सेस डिसलेक्सिया। देखो डिसग्राफिया में क्या होता है, एक मिनट, देख रहे हैं, वही बात है जो आप बोले, वही लिखने की क्षमता नहीं हो पाती है, कल भी तो बताए थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आएगा अपने आप, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल होता है। पहला होता है अध्यापक होता है, एक बीच में छात्र होता है और विषय वस्तु होता है, यानी कि यह 3 तरीके से काम करता है, यानी कि अध्यापक टीचर रहेगा, स्टूडेंट होगा और विषय वस्तु होगा। तो इसमें जो टीचिंग मैक्सिमम्स उसको बोलते हैं, मैक्सिमम्स शिक्षण सूत्र क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, तीसरा सरल से जटिल की ओर। ये 3 मतलब आयामी एक जॉन डेवी का पढ़ाने का तरीका बता रहा है शिक्षण का। क्या है, पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये किसमें आया था, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, उसमें इंडक्टिव मेथड में, है ना। में। तो ये ज्ञात से अज्ञात इंडक्टिव हो गया, है ना, इंडक्टिव, है ना। उसके बाद मूर्त से अमूर्त भी वही बताए थे, है ना, सरल से, है ना, विशिष्ट से सरल से जटिल की ओर, वो सब बात की बात है। देखिए ये 3 तरीका है पढ़ाने का,
अब इसमें ये बता रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या क्या यूज आता है। चार्ट आता है, श्रव्य सामग्री में रेडियो आता है, दृश्य श्रव्य सामग्री में टीवी आता है, उसको हम देख सकते हैं। और फील्ड ट्रिप भी हम कहीं बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं सरकारी विद्यालय में। उसका कारण क्या होता है, यह टीचिंग मटेरियल एक तरह से है, टीचिंग मटेरियल ऐड है। उससे छोड़ दो, कोई बात नहीं। कुछ याद रखना है, डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने की समस्या होती है, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या आती है। पढ़ने और लिखने दोनों शामिल हो जाता है, लेकिन जब ऑप्शन आएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, पठन और क्षमता से। किससे? पठन और डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने की क्षमता से। कई बार इसको ब्रैकेट में लिख के इसलिए दिया है कि जब पढ़ने और लिखने दोनों की समस्या आएगी तो उसको हम डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखेंगे, ध्यान रखना है। दोनों समस्या आ रही है, इसका अंदर डिसलेक्सिया। सिर्फ पढ़ने की समस्या है तो वो पढ़ने की समस्या तो डिसलेक्सिया में आएगी ही। पढ़ने प्लस लिखने दोनों आ रहा है तो डिसलेक्सिया में ही आएगा। यानी कि मेन पढ़ने से डिसलेक्सिया का संबंध। और डिस्ग्राफिया, ग्राफी मत में होता है लिखना है ना, बताए थे ना, ऑटोबायोग्राफी लोग लिखता है, मतलब लिख रहा है। ग्राफिया का संबंध लिखने से, अब नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ये बढ़ते हैं कि 1 मिनट, तुम अब कुछ इधर उधर मत करो, ठीक है। फील्ड ट्रिप ले जाते हैं। अच्छा, शिक्षण सामग्री में क्या क्या आता है, ध्यान रखना है। उसमें आता है चार्ट भी आता है, रेडियो, टीवी, यानी कि श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन से, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक सहायक सामग्री हैं, यही ऑप्शन आएगा। यही मतलब इसमें दे देगा, चार्ट दे देगा, रेडियो दे देगा, टीवी दे देगा, पंखा भी दे देगा, फंस जाएंगे। पंखा नहीं है, खाने का था वो, इस तरह से कुछ भी दे देगा, पंखा या कुछ भी दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, चार्ट, रेडियो, टीवी और खास करके फील्ड ट्रिप भी आता है, शिक्षण सामग्री में ही आता है। या कई बार ऐसे नहीं ऑप्शन देगा, आपसे बोलेगा कि आप क्लास 8 और 10वीं के बच्चों को घुमाने के लिए नालंदा ले गए, इनमें से यह कौन सी, मतलब इस तरह से यह प्रक्रिया है, यह किसके अंतर्गत आता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, क्या प्रयोग है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग यह है कि यह शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बना देता है। क्या बना देता है? रुचिकर। जैसे कि मान लो कि बच्चों को हम डायग्राम जब बनाते हैं, चार्ट बना के बताते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। बच्चों को हम कहीं घूमने ले जाते हैं, मतलब नालंदा लेकर गए, नालंदा विश्वविद्यालय हम दिखाते हैं, वो देख रहा है, खुद से देख रहा है, खुद से महसूस कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या होता है, पढ़ाई को क्या कहते हैं, रुचिकर बना देते हैं। और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसका मतलब है वो भागीदार जब होगा, सक्रिय होगा, तो इसका मतलब अपने आप सीखेगा। तो जब ऑप्शन में ये सब आए कि शिक्षक सहायक सामग्री का निम्न में से क्या क्या प्रयोग है ना, तो ध्यान रखना है कि यह रुचिकर बनाता है, वर्ड याद रखना है। यह बच्चों को और प्रभावी बनाता है ना, यानी कि पढ़ाने में और प्रभावी होता है, और स्वाभाविक भागीदार में हिस्सा बनाता है, और एक तरह सक्रिय बनाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये सब पॉजिटिव वर्ड ध्यान रखना है, कभी निगेटिव नहीं, ठीक है। यानी कि टीचिंग मटेरियल जो होता है वो बच्चों को और ज़्यादा हेल्प करता है। इसका तो जितना पॉजिटिव कीवर्ड आएगा उसको तुम टिक कर देना, नेगेटिव कोड एक भी रहेगा गलत कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों, तुम क्यों अपने मन से मोबाइल से कर दी, ठीक है। अब ठीक है, मोबाइल जहाँ रहने दो, ठीक है। इसका मतलब प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में जो कार्टून देखते हैं, भाषण जो होता है उसमें कुछ लिखा हुआ, विज्ञापन होता है, यह बच्चों के भाषण क्षमता विकास में क्या करता है, सहायक करता है। इसीलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब या 5, 6 जो भी होगा उसमें देखना कि उसमें कार्टून दिया रहता है, कुछ फोटो दिया रहता है। म्यूट कीजिए, है ना, तो है ना, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें पहला है कंप्यूटर। प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है, यानी कि जब बच्चों को प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है टेलीविज़न। क्या होगा? बाल साहित्य। क्यों टेलीविज़न क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब 1 to 5 में है, अभी उसको सबसे पहले मतलब बेसिक चीज़ चाहिए। कंप्यूटर थोड़ा बड़ा है, बड़े स्तर पे सीखा जाएगा। समाचार पत्र भी थोड़ा बड़ा होगा तब पढ़ सकता है। टेलीविज़न भी बाद में देख सकता है, अभी पहले बाल साहित्य, उसको अक्षर और ज्ञान चाहिए, इसलिए बाल साहित्य ज़्यादा सही होगा। दूसरा है विजुअल एड्स, उसमें ब्लैक बोर्ड आ जाता है, पाठ्य पुस्तक आ जाती है, चार्ट आ जाता है, मानचित्र आ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विजुअल दृश्य सामग्री कौन सी है, तो कई बार बच्चे जो होते हैं पाठ्य पुस्तक को गलती कर देते हैं। पाठ्य पुस्तक में दृश्य सामग्री है, इनमें सोचना कि पठन सामग्री है,
ये ध्यान दिया, यहाँ भी गलती होगी। यानी कि दृश्य सामग्री में श्याम पट आएगा, टिक मार दोगे। चार्ट भी आएगा, मानचित्र तुम लोग सही कर दो अपने आप, तुम फंसोगे कहाँ, पाठ्य पुस्तक और चार्ट में। तुम बोलो ये लिखने की सामग्री है, ये तो पढ़ने की सामग्री है। अच्छा ये Yes, नहीं, हाँ। ये सब दृश्य सामग्री। क्यों दृश्य सामग्री है? क्योंकि किताब में सिर्फ अक्षर नहीं रहता है, उसमें फोटो बना रहता है, कार्टून बना रहता है, और वो सब कार्टून फोटो एक माध्यम होता है बच्चों को सिखाने का, इसीलिए वो दिया ही जाता है। नहीं तो सिर्फ किताब में अक्षर रहेगा तो किताब नहीं होगा, वो बन जाएगा नॉवेल। नोवेल, हाँ। ठीक है, इससे नॉवेल और किताब में डिफरेंस होता है। किताब में कार्टून होता है, डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट होता है, और सिखाने का वो सब तरीका शामिल होता है। यस, और नॉवेल में सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है कि ध्यान से तरफ पढ़िए। Yes. ठीक है, इसलिए किताब और नॉवेल में यही अंतर होता है। इसीलिए ये जो किताब होगी, पाठ्य पुस्तक होगी, चार्ट होगी, ये दृश्य सामग्री में आएगा। क्यों होगी हमने समझा दिया उदाहरण के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। फायर आएगा, माइक्रोफोन, सब कोई बात नहीं। सब ऑडियो विजुअल में क्या आएगा? फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र। अच्छा, क्रिया सहायक सामग्री क्या है? एक्टिविटी जो होता है वो एक्टिविटी बेस्ड क्या होता है? अब बच्चे को मान लो म्यूजियम लेकर गए, उद्यान पार्क लेकर गए, है ना, ये सब क्या है? बच्चों को एक्टिविटी में एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड जो हेल्पिंग हो रहा है, ठीक है, वो है क्रिया सहायक सामग्री है। ठीक, मूल्यांकन और उपचारक, इधर ध्यान दो, उधर ध्यान से इधर देखो ना। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यही इस क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आपसे आएगा कि मूल्यांकन एक क्या है, मूल्यांकन निम्नलिखित में मूल्यांकन क्या है, ऐसा कुछ दे देगा। मूल्यांकन एक तरह से निरंतर, कुछ भी है, कोई भी है, सॉरी डिस्टर्ब, कोई आया था, कॉल आ गया, स्कूल मास्टर हो, कोई भी हो, किसी का नहीं उठाना है। ठीक है, मूल्यांकन। अरे वही होगा, सुधीर होगा, समझे। देखिए, मूल्यांकन पूछेगा आपसे। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपसे आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यांकन, सॉरी ये आकलन बोलते हैं। तो आकलन और मूल्यांकन में अंतर है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ ये समझते हैं कि मूल्यांकन जो है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका कारण ये है कि बच्चे का मूल्यांकन आप लास्ट के अंत में नहीं करेंगे। लास्ट के अंत में असेसमेंट होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो मान लीजिए 3 महीने पे भी हो सकता है, 6 महीने पे भी हो सकता है, 2 महीने पे भी हो सकता है, 1 सप्ताह में भी। साप्ताहिक टेस्ट जो होता है, वीकली टेस्ट, वो सब मूल्यांकन का क्या तरीका है, यानी कि निरंतर चल रहा है, ध्यान रखना है। और आकलन का उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, असेसमेंट करता है, छात्रों की समस्या को दूर करता है ना। यस, और फिर छात्रों की योग्यता, रुचि और कुशलताओं के पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करता है। मान लो इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, कहाँ वो समस्या है, उसकी क्या उसकी कमी है, उसके अंदर क्या स्किल डेवलप हुआ है, और ये सब जब जान जाएगा टीचर तो उसके अनुसार फिर वो शिक्षण विधि को तैयार करेगा। लेकिन टीचिंग जो उसका टेक्निक है उसको चेंज भी कर सकता है। हो सकता है जिस तरह से हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं वो कई सारा मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, ब्लैक बोर्ड मेथड होता है ना, ऑडियो मतलब विजुअल मेथड होता है। तो हम वो फिर बाद में देखेंगे। हमने जो पढ़ाने का तरीका अपनाया था क्लास में, उससे 80% बच्चे सहमत हैं या 20% बच्चे नहीं सहमत हैं। इसका मतलब वो या तो क्लासरूम में प्रेजेंट लगातार नहीं रहे होंगे, हम फिर टीचिंग अपना टेक्निक चेंज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मूल्यांकन जो होता है वो आकलन भी होता है और मापन भी होता है। अच्छा, आकलन में हम यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है ना। आकलन यानी कि हम उसका आकलन कर रहे हैं, होता है देखै छी कि अपना आप समझै छी, हम उसको आकलन कर रहे हैं, उसको हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम उसको एक तरह से समझ रहे हैं, अंदर से समझ रहे हैं। तुम कैसे सीखा, हम आकलन क्या कैसे किए, पहले मूल्यांकन कर लिए, मूल्यांकन टेस्ट लेके कर लिए, अब हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से बच्चा सीख रहा है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसका आकलन कर रहे हैं। अब होता है मेजरमेंट। आवाज़ आ रही है? ठीक है, मेजरमेंट में क्या होता है, बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है ना, 20% सीखा है, 30% सीखा है। इसका मतलब है आकलन और मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? ऑप्शन आपको दे देगा कि इन निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का हिस्सा है। यस, ऑप्शन दे देगा आकलन, मापन, 1 या 2, ओनली 1। अगर कितना भी क्वेश्चन टफ करेगा ऐसे ही करता है। Yes. दोनों होगा, ए बी दोनों सही होगा। यस, ठीक है, या आकलन वो मूल्यांकन, आकलन वो मापन ऐसे दे देगा क्वेश्चन। लेकिन हेडिंग रहेगा मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका है या हिस्सा है। उसमें क्या क्या आएगा, आकलन भी आएगा और मापन भी आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब है डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। जैसे किसी का हम डायग्नोस्टिक करते हैं, जैसे कोई बीमारी है उसका हम डायग्नोस करते हैं, है ना, इंग्लिश में हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब शिक्षक जो होता है छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफलता या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। ये ध्यान रखना है, निदान। उसका कारण जानना है। जैसे कोई समस्या है तो उसका कारण जाने तब निदान करेंगे। बच्चे को पहले होमवर्क देता है, देखता है बना पाता है नहीं बना पाता है, और वो नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब कुछ कठिनाई है। अब वो कठिनाई को हम जान जाएंगे, है ना, उस कठिनाई के पीछे को कारण को हम जानेंगे, तभी जाकर उसका डायग्नोस होगा। यस। जैसे कोई समस्या का कारण जाने तब ना डायग्नोस होगा, इसलिए बच्चे की समस्या को जानना ही डायग्नोस है। यस। एक वर्ड ध्यान रखना मात्र, बच्चों की कठिनाई को जानना, है ना, कठिनाई के पीछे को जान, कारण क्या है, कठिनाई के पीछे का कारण क्या है, डायग्नोस है। कारण जानना डायग्नोस कहलाता है। आगे है रेमिडियल टीचिंग। जब शिक्षक जो होता है बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है, तो वह कहलाता है उपचारात्मक या रेमेडियल टीचिंग। रेमेडी नहीं कहता है कि ठीक है वो मतलब उसको दोबारा तुम बनाओ, है ना, यानी कि बच्चे को कोई होमवर्क दिया, गलती किया, फिर सिखाया, फिर दोबारा शिक्षण किया उसको, तो जो दोबारा से शिक्षण करवाता है कमियों को दूर करके, वही कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण या इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। अच्छा, निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, यानी कि पहले निदान करेंगे तब ना रेमेडियल करेंगे। पहले समस्या जानेंगे, कारण जानेंगे, कारण जान गए तब जाके उसको क्या करें, उस कमियों को दूर करने के लिए दोबारा शिक्षण करेंगे, तब जाके। अब जब आपको क्रम में दे देगा, पहले निदान आएगा, पहले उपचार आएगा, फिर निदान आएगा, तब उपचार आएगा। यस। यानी कि पहले कारण बीमारी का जानेंगे। ऐसे याद रखो, एक बीमारी है तुमको और उसका कारण जान गए हम। यस। डॉक्टर पहले कारण जानता तब दवाई देता है ना। बच्चों का कारण है कि मान लो बच्चा वाक्य नहीं लिख पाता है, क्यों नहीं लिख पाता है, इसका मतलब बच्चा पढ़ता नहीं है, सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा है, बोलने में दिक्कत है, तब ना लास्ट में लिखता है। तो पहले हम उसका कारण जानेंगे तब उपचार करेंगे। उपचार क्या करेंगे, उसको बुलवाएंगे, उसको पढ़वाएंगे, है ना, उसको खुद से मौखिक रूप से बुलवाएंगे, तब लास्ट में लिखवाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, है ना, और भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया, और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। इसका मतलब है कि उपलब्धि वर्ड ध्यान रखना है कि हमने ये सब किया है, निदान किया, हमने उपचार किया, हमको उपलब्धि भी चाहिए ना। मान लीजिए यही एग्जाम्पल याद रखना है, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल। हम डॉक्टर के पास गए, हमें एक बीमारी का पता लगा, बीमारी का उसने निदान किया, निदान के बाद उसने दवाई दी, इसका मतलब उपचार किया, और बाद में फिर कहता है तुम 15 दिन के बाद आओ या 1 महीने के बाद आओ। इसका मतलब वो समझ रहा है कि हमने जो दवाई दी है, निदान किया, उपचार किया, उसका हमको रिजल्ट भी मिलना चाहिए, उपलब्धि भी मिलना चाहिए। इसका मतलब उपलब्धि जो है वो अंतिम में प्रक्रिया आती है, और भाषा का प्रयोग किस तक कर रहा है, क्या सीखा, कहाँ कमी है, अनुमान लगाता है। यानी कि डॉक्टर अनुमान ही लगाता है। हमने दवाई 15 दिन का दिया है, तुम 15 दिन के बाद आओ। इसका मतलब है उपलब्धि परीक्षण हो गई, तीसरी प्रक्रिया होगी 3 नंबर में। पहले निदान, तब उपचार, तब उपलब्धि। और लास्ट है दक्षता परीक्षा। इसमें यह जानना मतलब जा सकता है कि शिक्षार्थी जो होता है शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है, और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। जैसे मान लो कि हमने खूब पढ़ाया, डेली अच्छे से मान लो रिकॉर्डिंग करके पढ़ा रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लास्ट में जब सवाल करते हैं तो हम ये तो उम्मीद करेंगे कि तुम्हारे अंदर जो कीवर्ड, वो मतलब जितना हमने लिखाया बोर्ड पे, ये सब जितना बोला कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो तुम्हारे अंदर वो कौशल आया कि नहीं, भाषा कौशल, है ना, या फिर तुम्हारे अंदर कहाँ तक समझ उसकी डेवलप हुई। अगर हम ये जानने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब वो दक्षता परीक्षा है। क्या है? दक्षता परीक्षा। ये सब पूछेंगे कल हमसे, तब अगर जवाब देंगे तब समझ में आएगा कि ये उपलब्धि हुई है हमारा, और ये दक्षता परीक्षा में आप पास किए हैं। अब आता है अभिरुचि क्षमता, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एप्टीट्यूड। ये सब कल पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लास्ट ही क्लास खत्म हो जाएगा अब। ठीक है, अभिरुचि क्षमता, अभिरुचि परीक्षा। आवाज़ आ रही है? ठीक, आवाज़ आ रही है? जैसे कि ये 3 कुछ समझ गए, जैसे बोले ना, निदान, उपचार और उपलब्ध। हाँ, देखिए देखिए दक्षता का मतलब होता है इंग्लिश में स्किल होता है। एक लाइन में याद रखना है,
स्किल। स्किल, हाँ स्किल मतलब हो गया कि किसी चीज़ में आप दक्ष हुए कि नहीं। हमने अगर आपको इंग्लिश सिखाया, क्या आपको इंग्लिश बोलना आया, इंग्लिश आपको लिखना आया? ये अगर चीज तो लास्ट में मेरा मतलब टीचर ने देखेगा मुझमें कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये लास्ट में सुधार उधार तो बीच में ही अपना पता करेगा तो निदान कर देगा, ठीक है, निदान के बाद उपचार करेगा। ये लास्ट परीक्षण है उपलब्धि के बाद। उपलब्धि में हमने ये भी देख लिया है कि किस स्तर पर उसका उपयोग करता है, या कैसे सीखा है, क्या सीखा, कहाँ तक सीखा, है ना। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि समझ कहाँ तक पाया। दो बात ध्यान रखना है, समझना, ठीक है, प्लस भाषा कौशल, दोनों ये दो कीवर्ड ध्यान रखना है। अब भाषा कौशल का मतलब क्या हो, मान लो हमने इंग्लिश आपको सिखाया लेकिन इंग्लिश आप बोल नहीं पाते हैं, इसका मतलब दक्षता परीक्षा में आप फेल हो गए, समझ में आया। यानी कि हमको वो भाषा का कौशल होना चाहिए। कौशल का मतलब होता है स्किल है, और स्किल का मतलब होता है उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं जीवन में, ठीक है। और प्रयोग नहीं कर पा रहे इसका मतलब स्किल नहीं हुआ है, समझ में आया। तो दक्षता फेल हो गया। हाँ, दक्षता फेल हो गया। समझना पढ़ना नहीं होता है, और पढ़ना समझना नहीं होता है, दोनों अलग चीज़ है। पढ़ना होता है रीडिंग देना। आवाज़ आ रही है? हम ये बोले दो कीवर्ड ध्यान रखना है तुमको भी, तुमने खाली सुनते रहना, कल पूछेगा तो फिर डंडा भी लगेगा, ठीक है। दो कीवर्ड ध्यान रखना है, समझना और दूसरा है भाषा कौशल। तो समझना पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना होता है रीडिंग देना। पढ़ दिए लेकिन समझ नहीं पाए, जहाँ समझने की बात आएगी वहाँ स्किल की बात आएगी, समझ में आ रहा है ना। यानी कि हम अंदर तक चीज़ों को समझें, हमारे जीवन का हिस्सा बना तब हम समझें। और भाषा कौशल तभी आएगी जब हम उसको अच्छे से सीख गए हैं, तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, तभी हमारी दक्षता होगी। इसलिए दक्षता परीक्षा में पास बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, समझ में आया। क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, समझने का संबंध हमारी दक्षता से है, और भाषा कौशल का संबंध भी हमारी दक्षता से है, ठीक है। ये अब आया समझ में? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिरुचि क्षमता, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे यूपीएससी में एक पेपर होता है CSAT, वही सब समझाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। CSAT का नाम सुने हैं? ठीक है, CSAT नहीं आ फिर आवाज़ आ रही है वहाँ, चल तो आवाज़ अच्छे से आता है, चलिए वहाँ कोई जाइए पहले पूछिए, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़। हाँ। देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है अभिरुचि क्षमता। आवाज़ आ रही है? हाँ। देखिए, CSAT होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, म्यूट कर दीजिए। CSAT होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये पीटी में एग्ज़ाम होता है, हम इसी समझा रहे हैं क्योंकि इसमें वो वर्ड आ जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसी में ये अभी जो समझा रहे हैं हम लोग, उसमें है अभिरुचि परीक्षा, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सिविल सेवा की अभिरुचि परीक्षा, जो पेपर 1 होता है यूपीएससी में, उसी को बोलते हैं CSAT। इसी के माध्यम से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए जो उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं रखता है, ये ध्यान रखना है। और उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा, मतलब जो हम अनुमान लगाते हैं कि जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला बच्चा है, उसमें अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि हम वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं, एप्टीट्यूड है कि नहीं, कि जिससे कि आपको अगर हम मान लो टीचर बना देंगे तो आप उस टीचिंग के दायित्व को संभाल पाएंगे कि नहीं। आपको हम जिले का मालिक बना देंगे, ऑफिसर बना देंगे, अधिकारी बना देंगे, क्या आप में वो क्षमता है, अंदर की क्षमता। इसलिए बोलते हैं अभिरुचि बोलते हैं, इसीलिए है ना, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि वो क्षमता अगर आपके अंदर अभिरुचि है, अंदर की रुचि है, यानी कि स्किल भी है, तभी जाके आप टीचर बन पाएंगे। इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट की बात होती है। और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। देखो, हम ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, मैथ भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, और गद्यांश भी पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछता है। तो इस तीनों के लिए कोई सिलेबस फिक्स नहीं है कि आपको यहाँ से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है लक्ष्य जो कह रहा है कि लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जो अभिरुचि होगा इसमें लक्ष्य विषय जो है उसका पूर्व ज्ञान हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे इसमें ये कहता है
मान ली गद्यांश जो है आप क्या वो कोई कहीं किताब से सीख लेंगे, मान लो ठीक है ट्रिक सीख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे ऐसे बनता है, लेकिन ये चेक करेगा आपसे गद्यांश के माध्यम से हिंदी इंग्लिश में, और हम लोग को भी पूछता है कि आपकी भाषाई कौशल कैसी है। तो भाषाई कौशल अगर आपके अंदर नहीं है, आप भाषा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप गद्यांश को सही नहीं कर पाएंगे। और यह टेस्ट करने का मेन उसका उद्देश्य ये होता है, कल के टीचर बनेंगे तो उसमें आपको दिन रात भाषा के बीच से गुजरना है। अगर आपके अंदर भाषाई कौशल नहीं है तो इसका मतलब बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर आपके अंदर भाषाई कौशल नहीं है तो आप ऑफिसर भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको दिन रात फाइलों के बीच रहना है, और फाइल के बीच ऑफिसर रहेगा और भाषा ही नहीं समझ पा रहा है इंग्लिश का हिंदी का, तो क्या अधिकारी बन पाएगा। इसीलिए सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यूपीएससी में पहला पेपर में लिया जाता है, और आप लोगों को भी जो टेस्ट लिया जाता है भाषा में के माध्यम से 30 नंबर का हिंदी 30 नंबर का इंग्लिश, उसका उद्देश्य यही होता है। अब समझ में आया? यस या नो? यस। हाँ। ठीक है, चलिए अब लास्ट ही है प्राथमिक। मेरा अगर स्टोरी याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, स्टोरी भूले क्वेश्चन गलत। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर ध्यान रखना, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। पठन क्षमता का आकलन नहीं करना होता है, प्रयोग करने का हम लोग देखते हैं कि क्षमता है कि नहीं। बाद में तो ठीक है पढ़ लेगा, है ना। लेखन क्षमता का आकलन सबसे लास्ट में होता है ना, क्योंकि लेखन सबसे लास्ट में होता है। बोलने की कुशलता भी है ना, बोलना भी सेकंड होता है। पहले वो मतलब भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन हम करते हैं प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मुख्य कौशल क्या होता है? सुनना और बोलना। ये क्वेश्चन पूछेगा, लिखना नहीं, ध्यान रखना है। देखिए ये कल आ गया था ये पॉइंट, इंग्लिश में अभी लिखा हुआ मिल गया। प्राइमरी पूछेगा कि निम्न में से भाषा में प्राइमरी स्किल कौन सा है ना। तो आपको ध्यान रखना है सुनना और बोलना, यही क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन सा प्राइमरी स्किल है, मुख्य कौशल कौन सा है? सुनना बोलना। पहले सुनना है तब बोलना है, लिखन नहीं आएगा। री एनफोर्समेंट स्किल जब पूछो, इंग्लिश ही याद रखना, हिंदी मत याद रखें। पुनर्बलन हिंदी समझ। री इन्फोर्समेंट, देखिए री इन्फोर्समेंट, फोर्स याद रखेंगे ना। फोर्स मतलब क्या होता है? बल। क्या होता है? बल। हम बोलने के लिए बल लगाते हैं ना, यानी कि बहुत प्रयास करना पड़ता है तब अच्छे से बोल पाते हैं, है ना। और लिखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बल लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तब सीखते हैं। री इन्फोर्स यानी कि बार बार अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, तब बोलते हैं, तब लिखते हैं। इसका बाद री इन्फोर्समेंट स्किल क्या हो जाएगा? बोलना और लिखना। और प्राइमरी स्किल में सुनना और बोलना दोनों होगा, इसमें कॉमन चीज़ है, सुनना भी है बोलना भी है। और यहाँ पे जो पुनर्बलन जो है री इन्फोर्समेंट, इसमें बोलना भी है और लिखना भी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम आएगा यही, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आता है। अभी ख़त्म होगा 2 मिनट में। अब है मल्टी लिंग्विज्म यानी कि बहुभाषिकता। एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है हमारा, वो कहता है कि बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। ये अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लो कि बहुभाषी जो है यह मतलब एक तरह से पठन पाठन के लिए यह एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा यह संसाधन के रूप में काम करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखना है, संसाधन के रूप में मतलब मानता है बहुभाषिकता। यानी कि बहुभाषिकता का मतलब ये हुआ कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे बाबू तुम सिर्फ मतलब हिंदी में ही बात करो। हो सकता है जो प्राइमरी स्तर का बच्चा है वो अपनी बात को नहीं बोल पा रहा है हिंदी में, तो वो ठेठी में बोल देगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि अगर मान लो ठीक है, मुझे अगर कोई ऐसा मतलब शुरू में एक मौका मिला था कि इंग्लिश के गया था सेमिनार में, तो ठीक है पहले बार मेरा अनुभव था, तो हमें लगा कि ठीक है ये बात तो हम समझ में आ रहा है। वो पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, तो हम ठीक है जानते थे हिंदी में अच्छे से, किसी कोचिंग में गए थे इंग्लिश कोचिंग में फर्स्ट टाइम। तो सब बच्चा यू नो इंग्लिश का बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, सिर्फ वो माहौल बनाता है और उसके बाद उसको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। थोड़ा बहुत जो जानता है उसी पे बोलता है। हिंदी माध्यम का बच्चा क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है बचपन में, इस कारण से बड़ी बड़े भीड़ के बीच नहीं बोल पाता है। तो हम तो स्पीच वगैरह दिए थे कॉलेज में, हमको ये सब तो पहले से डर था नहीं। तो जब हम कोचिंग में गए दिल्ली में पहली बार, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम का कोचिंग था, हमें इंग्लिश भी आती थी और सीबीएसई में पढ़े थे और हिंदी भी आती थी। तो हमें लगा कि जो बात हम अपनी रख रहे हैं वो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं। इंग्लिश में भी रख देंगे लेकिन हो सकता है कि हम अच्छे से नहीं रख पाएँ और हम अपनी बात को समझा ना पाएँ, तो हम सोचे हिंदी में ही बोलेंगे। हम साथ उठ गए और कोई जवाब नहीं दिया व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन। तो हमने हैंड रेज कैसे करके, तो बोला कि
एनीबडी एल्स, तो हमने हैंड रेज किया, बोला सर आई वांट टू स्पीक। तो हम इंग्लिश में स्टार्ट किए, फिर बोले कि सर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अगर लगातार 3 महीने तक जो हमारा जो खास करके इन्फ्लेशन का रेट है अगर वो बढ़ता चला जाएगा तो फिर वो इन्फ्लेशन मतलब में कि काउंट में आ जाएगा, यानी कि जो हमारा महंगाई का दर है वो लगातार 3 तिमाही तक, यानी कि 3 महीने में हर बार क्या होता है इन्फ्लेशन का वो मूल्यांकन होता है कितना बढ़ा है, और लगातार 3 तिमाही तक और वो लगातार बढ़ता चला गया तो इसका मतलब महंगाई में काउंट हो जाएगा। हम ऐसे समझा दे एग्जाम्पल देके बस सब ताली बजाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्लास में सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 30 मार्क खाए हैं, हो सकता है कि उससे बेहतर बच्चे जो होंगे वो भी अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, तो अपनी भाषा पे गर्व करना है और अपनी भाषा पे शर्म नहीं करना है, इसका मेन लॉजिक ये है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? भाषिकता। आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज़? आप मतलब कहीं चल रहे हैं कि बैठे हैं एक जगह? रूम में बैठे हाँ ठीक है, वो नेटवर्क इशू हो रहा होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो जो हमने अभी स्टोरी अपनी बताई, मेरा स्टोरी बताने का उद्देश्य ये था कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमारी मातृभाषा हिंदी थी, यानी बचपन में हमने बोला था, तो मैंने कहा ठीक है इंग्लिश हमें आती है, इंग्लिश बोल लेंगे लिख लेंगे, लेकिन हमको अपनी मातृभाषा में बोलना है। इसीलिए इंटरव्यू में हमें हमेशा ऑप्शन देता चाहे यूपीएससी का हो बीपीएससी का हो कि आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं या हिंदी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ पे बहुभाषी बच्चे रहेंगे तो उसको हमें मदर टंग में भी ऑप्शन देना है। इसका उद्देश्य वहाँ से भी जुड़ा हुआ है, हाँ, इंटरव्यू से भी, ताकि बच्चे को हम भाषा के आधार पर ना छांटें इंटरव्यू में। यस, ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर मतलब एक और टॉपिक है लास्ट वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। और 2 टॉपिक्स में छोटा छोटा टॉपिक है। पहला है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के बारे में है। पाठ्य पुस्तक का मतलब होता है कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ठीक है एक संसाधन है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए हम वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो भैया अगर आपसे ऑप्शन देगा कि पाठ्य पुस्तक जो होता है वह एकमात्र संसाधन है तो गलत हो जाएगा। यह एक संसाधन है, एकमात्र नहीं होगा। हाँ, क्योंकि किताब के अलावा ही बच्चे सुनकर भी सीखते हैं, बोलकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, ये सभी संसाधन ही है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। दूसरा है कि रंग बिरंगी होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, ऐसे पूछेगा। पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है कि इसमें रंग बिरंगी होनी चाहिए, जिसलिए कार्टून दिया रहता है, फोटो बनाया हुआ रहता है, तभी वो पाठ्य पुस्तक कहलाएगा, नहीं तो वो नॉवेल गद्यांश कहला जाएगा, नॉवेल कहला जाएगा। उससे दूसरा बात है इसमें आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे लगा कि हमसे ये बात कर रहा है, इसीलिए लिखा रहता है उस तरह से। और रहता है व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। एनसीईआरटी में कुछ भी व्यवहारिक ज्ञान के बाहर नहीं रहता है, वो सब हमारे जीवन के एग्जाम्पल से ऐड किया रहता है। और क्लासरूम में भी यह अपेक्षा की जाती है कि आप बच्चों को उसके अपने जीवन के परिवेश के माध्यम से चीज़ों को समझाएं, टीचिंग करें, तभी जाके बच्चा सीखेगा। और लास्ट है बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ये 5 गुण होगा उसमें तभी जाके वो क्या कहलाएगा, पाठ्य पुस्तक कहलाएगा। पहला कि ये एक संसाधन है, दूसरा रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। कहीं भी निगेटिव एक भी वर्ड मिल जाए कि जटिल है ना, लगे कि कुछ मतलब ऐसा वर्ड बोल रहा है जो कि मतलब निगेटिव अर्थ जा रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन को काट के आपको पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, और लास्ट है हमारा टॉपिक आज का है और इसी के साथ हिंदी खत्म हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र के बारे में सबसे पहले जो संकल्पना की गई थी 1964 और 66 के बीच में एक कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने यह बताया था कि त्रिभाषा की संकल्पना क्या है। और त्रिभाषा में उन्होंने ये कहा था कि पहली भाषा जो होती है, बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि बच्चों को 3 भाषा सिखाई जानी चाहिए, है ना, इसी को बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र। तो ये उन्होंने ये कहा था पहली भाषा के रूप में हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, उसी को पढ़ाया जाए, है ना। जैसे बिहार में जो है उसको इंग्लिश सिखाएंगे तो क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा। उसकी मातृभाषा मैथिली है तो ठीक है, मैथिली क्षेत्रीय भाषा है। तो इसलिए अभी देखना, अभी जो कॉलेज स्तर पे पढ़ाई शुरू हुई है डिग्री कॉलेज में, उसमें ये अभी कल परसों में न्यूज़ देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि मैथिली विषय को भी अगले साल से
कॉलेज में जोड़ा जाएगा पढ़ाई के रूप में। इसका मतलब ये है, इसका समांतरी भाषा फॉर्मूला से ही है जो हम अभी न्यूज़ में आया है कि मैथिली भाषा क्षेत्रीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषा है तो इसका मतलब है कि ये हमारी पहली भाषा है ना। तो इसको हम दरकिनार क्यों कर रहे हैं? हिंदी इंग्लिश सब कुछ बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा को क्यों छोड़ें? इसीलिए पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़ाया जाए, ये पहली बात कहा। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में, ये ध्यान रखना है, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि बिहार में अगर हम सेकंड भाषा के रूप में इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केरल में इंग्लिश खुद उसका लैंग्वेज है ना। केरला में अगर उसको हम हिंदी पढ़ा दें तो वो उसकी दूसरी भाषा बन जाएगी। इसका मतलब है जो गैर हिंदी राज्य हैं वहाँ पे हम हिंदी पढ़ाएं, जो हिंदी राज्य हैं उसको हम इंग्लिश पढ़ाएं या कोई और भाषा पढ़ाएं, तो इससे क्या होगा, बच्चे का द्वितीय भाषा का विकास भी होगा। और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो वो पढ़ाना चाहिए। जैसे मान लो इंग्लिश तो हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम जर्मन नहीं सीख सकते हैं, फ्रेंच नहीं सीख सकते हैं? इसका मतलब ये है कि चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो या अंग्रेजी भाषी राज्य हो, उसमें से वही भाषा थर्ड भाषा के रूप में पढ़ाया जाए जो दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग नहीं हुआ हो। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि ये थर्ड भाषा जो होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषी राज्यों में सेकेंड भाषा के रूप में इस्तेमाल वो नहीं होना चाहिए। वो कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि दोनों भाषाओं से अलग हो, है ना। इसका मतलब है कि द्वितीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया गया वही भाषा चुनना है। इसका मतलब जर्मन भी हो सकता है, फ्रेंच भी हो सकता है, संस्कृत भी मान लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैथिली भी हो सकता है। यानी कि द्वितीय भाषा के रूप में अगर उसका प्रयोग नहीं किया गया हो तो हम वही भाषा चूज करेंगे। तो इसी के साथ आज के हिंदी की क्लास समाप्त होती है। लगभग 1 घंटा 49 मिनट की क्लास हुई है ना। तो कैसा लगा आज का क्लास बताइए? ठीक था ना?